वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त हमजा यूबी आज के इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन को लेके आपके साथ आया हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं फार्म एक्ट पे 2020, जिसको लेके आपको पता है कि हाल के ही दिनों में काफ़ी हंगामा चल रहा है, काफ़ी बवाल चल रहा है और 8 दिसंबर को भारत बंद भी इसी उसमें रखा गया था। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आप रेगुलर लेक्चर के अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जाके चेक कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने पूरा एंड तक कंप्लीट किया है और साथ ही साथ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी अबाउट टू कंप्लीट की तरफ बढ़ चुके हैं। इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर होता है नेशनल इनकम, उसको काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, उस पर बात किया है और उस पर भी जाके आप बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको हमने सॉल्व किया है, तो वहाँ से वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर एक्ट है ये पूरा है क्या, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये 3 रिफॉर्म जो सरकार बात कर रही है वो 3 रिफॉर्म हैं क्या। ओके, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या पहली इसमें सबसे बात है। देखिए, द यूनियन कैबिनेट मेक द ओपन डिक्लेरेशन ऑन 5 जून 2020 रिगार्डिंग द 3 बिल। 3 बिल के बारे में जो हमारी यूनियन कैबिनेट है यानी उसकी बैठक हुई और बैठक में 5 जून को इसको फाइनलाइज किया गया कि कृषि से रिलेटेड एक बिल है जो कि तैयार की जा रही है और उसको फाइनली पास किया जाएगा, इस पे बात हुई। उसके बाद 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में इस बिल को अप्रूव कर दिया गया, वहाँ से वो बिल पास हो गई और फाइनली 20 सितंबर को इसको राज्यसभा से पास कर दिया गया और उसके बाद ये एक एक्ट बन गया। तो हमको एक बात तो ये याद रखनी है कि 5 जून को कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके बाद लोकसभा की अगर हम बात करें तो इसको 17 सितंबर को लोकसभा से पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया और फाइनली राज्यसभा से इसको पास करा लिया गया 20 सितंबर को। अब देखिए, लोकसभा को आपको पता होगा कि एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या हम कहते हैं, इसको हम लोअर हाउस कहते हैं और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। तो ये एक ऐसी ही छोटी सी चीज़ है जिस पे मैं चर्चा करने वाला था। तो यानी ये डेट तो हमने कंफर्म कर ली कि डेट कब कब हुई थी और क्या क्या और किस किस तरीके से हुई थी। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये तीनों एक्ट है क्या, वन बाय वन हम लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पे अगर हम बात करें कि ये फार्म एक्ट जो है 2020, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमको चर्चा करनी है, जिस पे हमको बात करनी है। तो सबसे पहला इसमें क्या है, सबसे पहला इसमें है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और इसमें वर्ड अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्यों है, उसका रीज़न ये है कि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में इसको पास किया गया था, यानी आज़ादी के बाद कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी थी जिस ज़रूरत की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट यानी जो ज़रूरत के सामान हैं उसकी जमाखोरी ना हो पाए, उसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया था। उसके बाद फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 है। उसके बाद फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। इन तीनों को हम देखेंगे कि ये तीनों वन बाय वन तीनों होता क्या है। ओके, सो गाइज, सबसे पहला क्या है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1955। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को सरकार ने 1955 में पारित किया था या इसको बनाया था और उसकी बनाने का मकसद क्या था या इससे बेनिफिट क्या थी कि सरकार ने इस एक्ट के थ्रू क्या किया था, द गवर्नमेंट यूज टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, सप्लाई and distribution of whole host of commodity that it declares essential in order to make them available to the common people at the very fair prices। यानी सबसे पहली अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि सरकार ने इस एक्ट के थ्रू वो सामान जो कि कॉमन पब्लिक के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उसका कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और वो सरकार ने इस अपने हाथ में रखा, सरकार उसको डिसाइड करती थी। और डिसाइड करने के पीछे कारण क्या था कि ये कमोडिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कमोडिटी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे इसमें हम बात करें तो इसमें देखिए इस कमोडिटी, इसमें ओनियंस आती हैं, इसमें अगर हम बात करें तो मेडिसिन्स वगैरह इसमें आती हैं, इसमें हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है, इसमें हमारी बहुत तरीके की जो पल्सेस होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये कि 14 मार्च 2020 को आपको पता है कि 22 मार्च को देश के अंदर लॉकडाउन लगा था
और उसके पहले ही दिल्ली, एनसीआर और इन इलाकों में देखा गया कि लोगों में बहुत हड़कंप मच गई थी कोविड-19 को लेके, और एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी मार्केट में, और मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को लेके एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, जमाखोरी शुरू हो गई थी, लोग परेशान हो गए थे, हर किसी को मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की ज़रूरत थी। तो 14 मार्च 2020 को सरकार ने मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को इस एक्ट का पार्ट बनाया था, क्योंकि सरकार को ये लगने लगा था कि ये वो सामान है जिनकी जमाखोरी अगर होगी तो लोग बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगी, और जो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र एकदम लो प्राइजेस पे मिल सकते हैं उसका प्राइजेस ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ी से जंप हो जाएगा। लेकिन 1 जुलाई को अगर हम देखें तो 1 जुलाई को इसको एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से हटा दिया था सरकार ने। अब इसमें अगर हम बात करें कि देखिए ये इसमें होता क्या है, तो जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक शॉप है, दिस इज़ वन शॉप, ठीक है, और ये मान लीजिए कि शॉप का नाम है ABC लिमिटेड, इस शॉप का नाम है, और ये शॉप जो है वो ऑयल सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? ऑयल सप्लाई करता है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि पब्लिक इनके पास, ऑब्वियसली कॉमन पब्लिक इनके पास विजिट करेगी, और कॉमन पब्लिक जब इनके पास विजिट करेगी तो कॉमन पब्लिक इसकी डिमांड करेगी। तो अब ये है कि ABC शॉप के जो ओनर हैं वो भाई साहब अगर ये कह दे कि यार हमारे पास जो ऑयल है, यानी जो वेजिटेबल ऑयल है, ये ख़त्म हो गया है, और ख़त्म होने के पीछे एक्चुअली एक तरीके का झूठ बोलना है। झूठ बोलने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली इससे क्या करना चाहते हैं, ये इससे होर्डिंग करना चाहते हैं। ये इससे क्या करना चाहते हैं? दे वांटेड टू होर्ड द गुड, यानी जमा करना चाहते हैं। तो जमा करेंगे तो इन्हीं की तरीके से बहुत सारे लोग होंगे जो वन आफ्टर अनदर पहुंचते जाएंगे, ठीक है, इन्हीं की तरीके से और बहुत सारे लोग पहुंचते जाएंगे। तो ये जो ABC लिमिटेड के मालिक होंगे, इनको पता होगा कि मार्केट में प्राइजेस जो हैं वो प्राइजेस स्लोली ग्रेजुअली जंप कर रहे हैं, और जब मार्केट नॉर्मल रेट से बहुत ऊपर चला जाएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई में हमने ये पढ़ा है कि जब प्राइजेस बहुत इंक्रीज होती है तो उस वक्त हमारा सप्लायर, जो कि इस वक्त ABC है, वो अपनी सप्लाई बढ़ा देती है और उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो इसी वजह से जो इसके क्रिटिक हैं, यानी ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को जो बदला गया है, इसमें अमेंडमेंट लाया गया है, इसके जो क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि द अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड द लार्ज प्लेयर विल होल्ड द गुड इन बल्क। यानी जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो सामान होल्ड कर लेंगे, बहुत सारा सामान अपने पास जमा कर लेंगे, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। अब सरकार ने देखिए कहा यह है कि इसमें ओनियंस हैं, पल्सेस हैं, और भी बहुत तरीके की कमोडिटीज़ हैं, ओनियंस हैं, और उसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह हैं, और इसमें कुछ दाल हैं, जिनको सरकार ने कहा कि हम एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से हटाते हैं। हाँ, अगर जैसे ये वार हो जाए या फिर कोई क्राइसिस इस टाइप की आगे जाए, जैसे कि मान लीजिए कि कोविड-19 के टाइम में हमने देखा कि इस टाइप की अगर कोई परेशानी रहेगी, तब सरकार कहती है कि हम उस पर विचार करेंगे और उस वक्त जो है हम इस पे वापस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लागू कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक्ट के थ्रू बड़े व्यापारी जो होंगे, जो पूंजीपति है, जो कैपिटल क्लास है, वो बहुत सारा सामान अपने पास होल्ड कर लेगा, और पता ये चलेगा कि जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी के अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा या फिर बनेगा या फिर प्राइस इंक्रीज होगी, तो उस टाइम हम देखेंगे कि बेपनाह का प्रॉफिट ये लोग जनरेट करेंगे। जैसे कोविड-19 के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारी वेजिटेबल मार्केट्स में गवर्नमेंट ने अपने एक ऑफिसर नियुक्त कर दिया था, जो कि उन वेजिटेबल मार्केट्स में लोकल लेवल पे विजिट करता था और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता था कि ऐसा तो नहीं कि जो ये वेजिटेबल सप्लायर हैं ये प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो, और इस वक्त भी, और हमेशा से अगर हम वेजिटेबल्स वगैरह की बात करें तो वो एसेंशियल कमोडिटीज़ का पार्ट होती है, ज़रूरत का सामान है, और उसका दाम एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये पर्टिकुलर आइटम्स ऐसे आइटम्स है जो हर किसी का एक तरीके से डेमोक्रेटिक राइट है कि उनको ये सामान सस्ते दामों पर मिलना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। तो ये तो था हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अब हम दूसरे एक्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके गाइस, सेकेंड वन इज द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। अब देखिए ये दूसरा जो एक्ट है ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात है, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ इशारा कर रहा है। फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट यानी प्राइस को एश्योर करने की बात कर रहा है, प्राइस की को एश्योर कर रहा है, या फिर प्राइस को फिक्स कर रहा है कि फार्मर को एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, एक सही पैसा मिलेगा इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। तो इस एक्ट में है क्या कि दिस एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट will create a national framework
for contract farming through an agreement between farmers and buyer before the production or rearing of any farm produce। यानी इस एक्ट के थ्रू सरकार जो है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी और फार्मर्स और बायर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, और वो एग्रीमेंट जो होगा प्रोडक्शन से पहले हो सकता है या फिर अभी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो उससे पहले भी हो सकता है। अब इसमें क्या है कि द गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास करते वक्त ये बात कही कि इट विल प्रोवाइड अ लुक्रेटिव प्राइस टू द फार्मर्स एंड ऑल दिस विल टेक प्लेस इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। सरकार ने ये कहा कि इस पर्टिकुलर संशोधन के से जो हम करने जा रहे हैं या फिर ये जो एक्ट ला रहे हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है हमारे किसानों को, बहुत ही लुक्रेटिव प्राइस उनको मिलेगा और ये सारा कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में होगा एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा फार्मर और बायर्स के बीच में, जिसमें हमारा बायर जो होगा या फिर हमारा जो कैपिटलिस्ट क्लास होगा वो फार्मर को ये बात बताएगा कि आपको कौन सी क्रॉप जो है उगानी है, कौन सी क्रॉप उगानी है या फिर किस अमाउंट में उगानी है, ये हमारा जो कैपिटलिस्ट क्लास होगा ये फार्मर को बताएगा। और बाकायदा इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि आपको किस साइज़ का, किस कंपोजिशन का, कितने अमाउंट में क्या प्राइस रहेगी, ये सारी चीज़ें दोनों पार्टियों के बीच में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन होने के साथ साथ डिस्प्यूट होने के भी चांसेस होते हैं। तो अब सरकार ने डिस्प्यूट को कैसे सेटल करने का प्लान किया है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट सेटलमेंट विल बी डन बाय द एसडीएम एंड द अपीलेट अथॉरिटी। अब देखिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बेईमानी हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है फार्मर्स और बायर्स के बीच में, तो सरकार इसको सेटल करेगी एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के थ्रू या फिर अपीलेट अथॉरिटी जो हाईएस्ट रैंक की एक अथॉरिटी सरकार गवर्न करेगी, एक बंदे को अपॉइंट करेगी जो इन तरीके के डिस्प्यूट को सेटल करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात वो है कि सरकार ने कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया है। यानी आप बेसिकली कोर्ट को नहीं जा सकते हो, कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकते हो। यानी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हमारे कैपिटलिस्ट क्लास में तो हमारा जो फार्मर है इसके पास कोर्ट का ऑप्शन जो है बंद कर दिया गया है। यानी उसको किसके ऊपर डिपेंड करना होगा, इसको एसडीएम या फिर इस टाइप की बॉडी के ऊपर या फिर इस तरीके बंदों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी जो शायद बेनिफिशियल साबित होती, वो क्या है कि अगर डिस्प्यूट हो रहा था तो हम क्या कर सकते थे, एक लोकल विलेज लेवल अथॉरिटी को इन्वॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस ऑफ बाइसनेस बहुत लो होता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली लोकल लेवल की बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रधान वगैरह की बात कर रहा हूँ जो लोकल विलेज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको पब्लिक चुनती है। तो वो अगर शायद इन दोनों पार्टियों के बीच में रहते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक रिजल्ट निकल के आता, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है और ये चीज़ें अक्सर होती भी है कि अगर डिस्प्यूट हो गया और जैसा किसानों का कहना भी है कि सरकार ने एसडीएम या फिर अपीलेट बॉडी को रखा है तो ये लोग क्या होगा उस टाइम फेवर कर जाएंगे। अब किसका फेवर कर जाएंगे, ये ऑब्वियसली कॉरपोरेट क्लास का फेवर कर पाएंगे, वो पैसे से मजबूत हैं, उनके पास पावर है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निगोशिएट करने की पोजीशन में रहेंगे। ओके, अब इसी लॉ के थ्रू देखिए पिछले साल एक इशू अराइज हुआ था, ये न्यूज़ है अप्रैल 25, 2019 को पेप्सिको ने गुजरात में पोटैटो फार्मर्स को सू कर दिया था। यानी उनके ऊपर बहुत बड़ा, आई मीन इट वाज लाइक 2 to 3 करोड़ ऑफ केस दे हैव फाइल्ड ऑन 4 ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, इशू क्या था, इशू ये था कि इन फार्मर्स ने उसी टाइप के पोटैटोज को ग्रो कर दिया था जैसा कि लेज में यूज होता था। अब देखिए लेज की अगर हम बात करें तो इसका ओनर कौन है, इसका ओनर पेप्सिको होता है, पेप्सिको इज द ओनर ऑफ लेस। और जिस तरीके के यहाँ पे आलू या फिर पोटैटोज लेस के लिए बनाए जाते थे, मतलब पेटेंट आलू थे, स्पेशल आलू थे, इसका नाम था F5 करके ये आलू हुआ करते थे। और इस आलू को बेसिकली इन फार्मर्स ने ग्रो कर दिया था। तो पेप्सिको जैसी कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, करोड़ों की कंपनी है, अरबों खरबों का इनका टर्नओवर है, इन्होंने सू कर दिया था। बाद में बहुत सारे एक्टिविस्ट, तकरीबन 190 एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके रिक्वेस्ट भी की थी और एक प्ली भी डाली कि ये जो चीज़ है ये बहुत डेंजरस है, फार्मर बर्बाद हो जाएगा। जो हज़ारों का टर्नओवर, जिनकी हज़ारों की इनकम है, उनके ऊपर करोड़ों का केसेस फाइल कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट हमने डिस्कशन किया था
यानी जो लास्ट डिस्कशन कर रहे थे, लास्ट डिस्कशन हमारा ये था, इसमें अगर हम देखें तो इसमें यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे प्रॉब्लम यही रहेगी कि जो हमारी जो बॉडी है, जो सेटलमेंट डिस्प्यूट बॉडी है, वो उतनी प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ बाइसनेस रहेगी। तो अब देखते हैं थर्ड एक्ट क्या है जिस पे हमें डिस्कशन करना है। ओके, थर्ड एक्ट की अगर हम बात करें तो गाइस थर्ड एक्ट क्या है, थर्ड एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा बवाल इसी पे है। फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ये है थर्ड जिस पे काफ़ी बवाल है। इसमें क्या है बवाल, थोड़ा समझते हैं कि दिस एक्ट विल प्रोवाइड फार्मर इंटर एंड इंट्रा सेल ऑफ देयर गुड्स आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। सरकार ने कहा है कि इस एक्ट के थ्रू हमारा जो किसान होगा वो ये मंडी, जैसे हर शहर में एक मंडी होती है, आपको पता होगा, ये सरकार की बनाई हुई मंडी होती है, उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं या फिर उसमें जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो एक ठेला चलाने वाला बंदा है, रिक्शा खींचने वाला बंदा है, सब के सबों के पास उसमें लाइसेंस होता है, यानी वो एक तरीके से काम से जुड़े होते हैं, वर्क से जुड़े होते हैं। तो सरकार ने कहा कि भाई अब आपको इस मंडी तक महदूद रहने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मंडी से बाहर भी लाके सामान को बेच सकते हैं। इंटर स्टेट की बात करें तो यूपी के अंदर बेच सकते हैं, इंट्रा स्टेट मतलब यूपी का किसान बिहार में या पंजाब में ले जाके बेच सकता है। सरकार ने इस एक्ट को सपोर्ट करते हुए क्या कहा कि दिस एक्ट विल प्रोवाइड अ लुक्रेटिव प्राइस टू द फार्मर थ्रू कॉम्पिटेटिव अल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल। सरकार ने कहा कि भाई बहुत सारे हम अल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल ओपन कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आप तरीके से आप अपने क्रॉप्स को हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में भेज सकते हैं। ये सब बात सरकार ने रखी। बट ऑन दी अदर हैंड इस पर बहुत सारी बातें हैं जिसको हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एनएसओ की एक रिपोर्ट आई, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये वो इन संस्था है जो कि एम्प्लॉयमेंट पे यानी रोजगार पे रिपोर्ट अपनी देता रहता है। ठीक है, इसने क्या कहा कि मोस्ट हाउस होल्ड इन इंडिया सेल ऑफ देयर क्रॉप थ्रू प्राइवेट ट्रेडर्स। अब देखिए ये एक फैक्ट भी है, हमारे यहाँ किसानों की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर स्थिति है और वो किसी से ढकी छुपी नहीं हुई है। आज़ादी से लेकर आज तक अगर देखें तो सिर्फ 21% फार्मर्स की इनकम में इंक्रीमेंट हुई है। ऑन दी अदर हैंड बाकी सेक्टर्स में 150 से 200% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक तरफ तो हमारा जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन उसने ये रिपोर्ट दी है कि हाउस होल्ड जो इंडिया में है, यानी जो बेसिकली किसी तरीके की क्रॉप की प्रोडक्शन में डील करते हैं या फिर वो गेहूं चावल इस टाइप की चीज़ें जो प्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादातर अपने सामानों को प्राइवेट ट्रेडर्स यानी उनकी मोहल्ले की किसी दुकान पे या फिर उनके अपने इलाके की दुकान पे या फिर प्राइवेट बंदों को वो उठा के बेच देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार ने अगर ये क्लेम किया कि आप बाहर लाके बेच सकते हो तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। एनएसओ की रिपोर्ट इसी तरफ हमें इशारा देती है। अब देखिए इसमें और भी इश्यूज हैं जो समझने वाली बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे जो झगड़ा है वो दो बातों की तरफ है। एक तो सरकार का मतलब किसानों का ये क्लेम है कि जो ये एपीएमसी है यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसको मैं यहाँ पे मंडी कह रहा हूँ, ये मंडी किसानों को कहना है कि सरकार इन मंडी को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है, क्लोज डाउन करना चाहती है। और इसकी वजह से क्या असर पड़ेगा, इस वजह से दूसरी चीज़ जिस पर असर पड़ने वाला है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम प्राइस जो कि सरकार एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए सेट करती है। अब देखिए होता क्या है कि हमारा जो किसान होता है, हमारा किसान अपने सामान को जो है लेके आता है और लोकल लेवल पे अगर आप लोगों ने यूपी के इलाकों में देखा होगा तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं धर्म कांटा। तो धर्म कांटे पे लेके आता है, धर्म कांटे पे इसको बेचता है और धर्म कांटे से ये सामान कहाँ जाती है, धर्म कांटे से ये सामान मंडी को जाती है। यानी हमारा किसान धर्म कांटे पे बेच देता है, वहाँ पे सरकार की एमएसपी मेंशन रहती है, यानी सरकार बता देती है कि भाई इस बार गेहूं का, चावल का, दाल का हम क्या रेट आपको देने वाले हैं। और सरकार ये एक तरीके का बहुत बड़ा सपोर्ट होती है जो किसानों को प्रोवाइड करती है। और सरकार का जो रेट रहेगा वो आप ये समझ लीजिए कि प्राइवेट प्लेयर से हमेशा ये एमएसपी ज़्यादा ही रहती है। यानी अगर राइस पे लेट सपोज कि 19 रुपये सरकार दे रही है तो ये जो किसान रहेगा, प्राइवेट प्लेयर जो रहेगा, वो कभी भी 19 नहीं देगा हमारे किसान को, वो 16 में या फिर आप कह सकते हो कि हम 17 में
या फिर कह सकते हो कि 18 में यहीं पे मामला सुलटा देगा, यहीं पे बेच देगा। तो बात यह है कि यहाँ से मंडियों में जब जाती है, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा था, तो मंडियों से ही सरकार क्या करती है कि मंडियों का एक पोर्शन जो होता है वो कहाँ जाता है, वो एफसीआई के गोदाम में जाता है, इसको याद रखिएगा। और आपको पता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके गेहूँ बिकता है, लोगों को मिलता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, बहुत सस्ते दामों पे। तो ये एक पूरी चेन होती है जो चलती है। तो सरकार एमएसपी की अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने भी लास्ट ईयर ये बात कहा था कि सरकार के लिए एमएसपी जो है एक तरीके का बहुत बड़ा बर्डन है, वो काफ़ी खर्चा इस पे उठाती है। और ऑब्वियस सी बात है कि सरकार 19 रुपए में गेहूं खरीदती है, लेकिन राशन सेंटर्स में इसको 2 रुपए या 3 रुपए बेचती है। लेकिन इस पे हम ये ज़रूर कहेंगे कि सरकार एक सोशल इंस्टीट्यूशन होती है और उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक के भले के लिए ही हमेशा काम करे। अब देखिए बात यह है कि अगर एनएसओसी की रिपोर्ट के हिसाब से ज़्यादातर घराने, और एक और रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ 6% जो है क्रॉप्स जो होती हैं, वो आप ये समझ लीजिए कि 6% क्रॉप्स जो होती हैं वो मंडियों में आके बिकती हैं, या 6% जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो मंडियों में बिकता है। तो यहाँ पे एक और मैं बात बताना चाहूँगा। एक साहब हैं, इनका नाम है दिलीप मोहित पाटिल। ये दिलीप मोहित पाटिल, ये कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। ये एक किसान की फेडरेशन है, उसके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, या ये एक तरीके से प्रेसिडेंट हैं। और ये 306 जो एपीएमसीज हैं, यानी 306 मंडियों हैं, इनके हेड हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं। इनकी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में तकरीबन 100 से 125 मंडियां ऐसी हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, इन्होंने 2 जगहों का नाम लिया। इसमें 2 जगहों में, एक जगह आपकी विदर्भा है और दूसरी मराठवाड़ा है। यहाँ पे इतनी हालात ख़राब चल रहे हैं कि ये दोनों मंडियों में सेल और परचेज इतनी कम हो चुकी हैं कि ये दोनों मंडियाँ जो हैं वो अबाउट टू क्लोज की तरफ पहुँच चुकी हैं। तो इसका मतलब कि आज के तो हालात ऑलरेडी ख़राब हैं, और ऐसी सर्कमस्टांसेस में जब सरकार ऐसी बिल पास करने जा रही है जहां पे मंडियों के ख़त्म होने के, या फिर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहां पे मंडियां ख़त्म धीमे धीमे खुद ही होने लगेंगी, तो जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो सरकार इन गेहूं और इन चावल को ख़रीदेगी क्यों? और जब ख़रीदेगी नहीं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सरकार जो न्यूनतम मूल्य की जो बात करती है, यानी जो सपोर्ट की बात करती है, ये स्लोली ग्रेजुअली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूरा एक्ट है जिसको मैंने बहुत ही ब्रीफ में समझाने की कोशिश किया, और इसी एक्ट को लेके किसानों का कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो किसी तरीके से किसी भी पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों एक्ट है, इस तीनों एक्ट को पूरी तरीके से रोल बैक किया जाए, इसको पूरी तरीके से सरकार वापस लगे, और इसमें किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं है। तो ये तो था तीनों एक्ट जो कि हमने फार्म एक्ट से रिलेटेड आपको समझाया। आपका टाइम टू टाइम बहुत सारा प्यार हमको मिलता रहता है। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक लोगों तक हमारे लेक्चर्स को भी पहुंचाइए। कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो 8 दिसंबर को एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ एक वेबिनार किया था। लिंक आपके सामने ऊपर की तरफ आ रहा है, प्लीज़ आप उसको जाके देखिए। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट वेबिनार है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रोफेसर ने डिस्कस की है। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।